भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में हम ज़्यादातर बातचीत करते हैं मंगलयान की, चंद्रयान की, आदित्य की, शिव शक्ति पॉइंट की, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अलावा स्पेस में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है भारत का और जहां पे बहुत कमर्शियल फ़ायदा है। मैं हूं इस वक्त न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का कमर्शियल आर्म है, उसके हेडक्वार्टर में, और मेरे साथ हैं राधा कृष्णन डी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार पल्लव जी। राधा कृष्णन साहब चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के, और सारा कमर्शियल एक्टिविटी इन्हीं के पास है, अंतरिक्ष विभाग का। कैसा रहा कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आपका दौर, जब से न्यू स्पेस इंडिया शुरू हुआ और अब तक? कुछ पैसा वैसा कमाया या गंवाया? आई थिंक जहाँ तक न्यू स्पेस इंडिया का कमर्शियल एक्टिविटी का जो दौर माना जाएगा, हमारे कंपनी को 2019 में बनाया गया था। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 4-5 साल का बिजनेस किया है। सो जहाँ तक हमारा 4-5 साल का दौर है, मैं कहूँगा कि काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने जब पहले साल जब बिज़नेस चालू किया था 2019 में, सो 2019 में हमने 350 करोड़ के करीब रेवेन्यू कमाया था। अभी कंपनी 2500 से 3000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सो 5 साल में 5 से 6 गुना बढ़ गया है और फ़ायदा भी काफ़ी हुआ है कंपनी को। एंड जहाँ तक स्पेस बिजनेस का सवाल है, हम जब आपने जैसे सही कहा कि हम एक इसरो के कमर्शियल आर्म हैं। सो इसरो की जो टेक्नोलॉजीज़, जो उनके रॉकेट्स जो रहते हैं, जो सैटेलाइट जो बनाते हैं, उसको हम लॉन्च करवा के उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करके उसके जब सर्विसेज हम जब कस्टमर्स को देते हैं, उससे जब हमसे जो फ़ायदा जो मिलता है, इट्स काफ़ी एक्चुअली आई वुड से इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। एंड जहाँ तक हमने जैसे हर साल जब 350 करोड़ से चालू किया था, हमने हर साल हमने देखा कि भाई हमारा दुगुना तिगुना उसका जो रेवेन्यू और फ़ायदा जो है कंपनी को मिलता जा रहा है। सो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में और 4000 से 5000 करोड़ तक का हर वर्ष रेवेन्यू जनरेट करने की हमारी कोशिश रहेगी। प्रधानमंत्री चाहते हैं 2047 तक विकसित भारत हो। उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का और न्यू स्पेस इंडिया का भारत के विकसित भारत बनने में कंट्रीब्यूशन के लिए आप तैयार हैं? हम भारत को विकसित भारत करने के लिए, जहाँ तक स्पेस एरिया का सवाल है, पूरी तरह से तैयार है। इसरो आपको मालूम है 50 साल 60 साल से काफ़ी टेक्नोलॉजीज मास्टर करके रखे हैं। जहाँ तक रॉकेट्स बनाना है, सैटेलाइट बनाना है, ग्राउंड सेगमेंट बनाना है, काफ़ी मास्टरी है। सो हमारा काम जो है ऐसे कमर्शियल आर्म कि भाई इसको आगे कैसा बढ़ा जाए, इससे कैसे नए नए रेवेन्यू बिजनेस पोटेंशियल्स देख के इन्वेस्ट करके कैसे ज़्यादा फ़ायदा कंपनी को और भारत को खिला जाए। सो उसके 2 तरह के फ़ायदे हम देखते हैं बिज़नेस जब करते हैं। हम एक बिज़नेस जो इंडियन कस्टमर्स रहते हैं, जो हमें बाकायदा इंडियन रुपीज़ का रेवेन्यू मिलता है। जब हम फॉरेन के सैटेलाइट्स जब वो लॉन्च नहीं कर सकते बाकी दूसरी जगह से, तो भारत में आते हैं। आपको मालूम है कि PSLV और LVM-3 जो बड़ा बहुत हेवी लॉन्च व्हीकल जो रॉकेट है, उसके ऊपर लॉन्च करते हैं। तो काफ़ी आई वुड से US डॉलर और यूरो की जो करेंसी आती है जो फॉरेन विदेशी से भारत के लिए ऑल्सो इस काफ़ी लाभदायक होती है इसमें। सो इस तरह का बिजनेस हम जनरली करते हैं। तो इस वक्त जो है आपके पास कितने सैटेलाइट हैं? क्योंकि सरकार ने जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे वो न्यू स्पेस इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिए, और इसमें कमर्शियल एक्टिविटी आगे क्या बढ़ रही है? हमारे पास एक्चुअली अभी देखा जाए तो 11 सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो अभी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। उसके सैटेलाइट की जो भी सर्विसेज जो रहती है, हम भारत के कस्टमर्स को, लाइक फॉर एग्जांपल टेलीविज़न जो ब्रॉडकास्ट करती है, DTH सर्विसेज जो देते हैं, VSAT, तुम्हारे बैंकिंग कनेक्टिविटी जो रहती है, काफ़ी एप्लीकेशन एरियाज़ में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड गवर्नमेंट से हमें 10 सैटेलाइट जो मिले, हमने एक बना के जो बना ये दिया है। उसके बाद और 2 सैटेलाइट हम लॉन्च करने का हमारा प्लान है। सो टोटली मे आई वुड से ये साल के एंड में या मे बी 1-2 साल में हमारे पास लगभग 13 से 15 सैटेलाइट हमारे पास रहेंगे, जिसे हम इंडियन कस्टमर्स को देखें काफ़ी फ़ायदा कमाने का हमारा प्लान है इसमें। और रॉकेट के क्षेत्र में क्या है? क्योंकि अभी तक सारे जो रॉकेट थे वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या इसरो बनाता था और अपने आप ही मार्केट करता था। अब उसको भी कमर्शियल एक्टिविटी की तरफ ले जा रहा है। तो एक एक करके बताइए। PSLV
लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और SSLV के लिए। सो अगर आप PSLV देखा जाए कि आपको मालूम है कि 50 के ऊपर लॉन्चेस हो चुके हैं और इसरो का ये पूरा इसरो से डिज़ाइन किया है, उसने डेवलप किया है। पहले का जो अगर देखा जाए कि जिस तरह का इंडियन इंडस्ट्री से एंगेजमेंट था, तो इंडियन इंडस्ट्री सब सिस्टम बना के इसरो को दे देती थी। पूरा रॉकेट का जो इंटीग्रेशन, पूरा गाड़ी तैयार करना है तो पूरा इसरो की जिम्मेदारी थी। सो NSIL ने इस हिसाब से, क्योंकि हमारे जब स्पेस सेक्टर रिफॉर्म हुआ, हमें इस तरह का डायरेक्शन दिया गया कि इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना है, उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी एरिया में काम करने की यू शुड प्रमोट दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। सो ये रिफॉर्म्स को हमने हमारे ध्यान में रखते हुए HAL L&T को हमने ऑर्डर दिया है 5 रॉकेट बनाए लिमिटेड और L&T लार्सन एंड टूब्रो, 5 रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी NSIL ने उनको दी है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या इंटरेस्टिंग है कि भाई ये पूरे PSLV जो रॉकेट है ये HAL इंडस्ट्री बना के पूरा रॉकेट बना के हमें देगा एनसिल को, जो पहले नहीं करते थे। तो इस तरह का ये नया स्टेप है NSIL का। एंड इसके स्टेप के बाद में जब अगले रॉकेट जब बनेंगे, इंडस्ट्रीज एनसिल पैसे देंगे, इंडस्ट्रीज पूरा रॉकेट बना के एनसिल को देंगे, हम लॉन्च करेंगे शार से। इस तरह का हम नए तरह के डायरेक्शन सोच रहे हैं, नए तरह का बिजनेस प्लान बना रहे हैं इसके हिसाब से। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो हमारा बड़ा बाहुबली रॉकेट है, उसमें क्या है? हाँ, अगर LVM-3 जो GSLV मार्क 3 रॉकेट है, आपको मालूम होगा कि हमने 2 उसका डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्चेस किए थे UK कस्टमर के लिए। वो लॉन्च के बाद में हम देख रहे हैं कि भाई विदेशी जो सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं उन्हें काफ़ी गुंजाइश है कि भाई इस रॉकेट का, क्योंकि रिलायबिलिटी और उसका जो कॉस्ट है लॉन्चिंग का, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। मैं बोलूँगा नहीं सस्ता है करके, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है फॉर द इंटरनेशनल व्हीकल। उस हिसाब से लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट बताया कि भाई ये रॉकेट हमें चाहिए। इसलिए हम एनसीएल क्या कर रहे हैं कि अभी इंडस्ट्री से बात करके उनको भी, इंडस्ट्री को भी ये रॉकेट को मैन्युफैक्चर बनने के 2 चीज़ें इसके अंदर। एक तो पहले जो अभी जो रॉकेट जो बनते हैं LVM-3, 2 रॉकेट बनते हैं 1 साल में, तो इसका कैसा थ्रूपुट बढ़ाया जाए। अगर 5 रॉकेट बनाना है, 6 रॉकेट 1 साल में बनाना है, तो रॉकेट बनाने की क्षमता हमें इंडस्ट्री में बनाना पड़ेगा। दूसरा, उसको बिकने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। तो ये दोनों की जो क्षमता है, इसमें हम इंडस्ट्री से हम बातचीत कर रहे हैं। एंड हमें पूरी उम्मीद है कि भाई इंडस्ट्री ऑल्सो इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है इस तरह के कंट्रीब्यूशन में, जहाँ पर एनसीएल भी इन्वेस्ट करेगा, इंडस्ट्री भी इन्वेस्ट करेगा, और उसको जब कमर्शियली उसको बाहर बिकना पड़ेगा, वो एनसीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सो इससे क्या होगा कि लॉट ऑफ व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंडस्ट्री में, खुद रॉकेट बना के बाहर बेचने की क्षमता इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ेगी इसके हिसाब से। अब पीछे इसरो के चेयरमैन ने कहा कि हमारे पास रॉकेट ज़्यादा हैं, सैटेलाइट कम हो रहे हैं, डिमांड ड्रिवन सिचुएशन है, तो उसमें अब क्या एनसीएल भी प्रमोट कर रहा है कि इंडस्ट्री वाले कुछ ऐसे सैटेलाइट बनाएं, ऐसे एप्लीकेशन करें जो कि हमारे अपने ही देश में सैटेलाइट भी बनाएं और रॉकेट तो हमारा है उससे लॉन्च करें? करेक्ट। अभी आप इंडस्ट्री में अगर सैटेलाइट की बनाने की जो क्षमता देखा जाए, आपको मालूम है इसरो जो बड़े बड़े सैटेलाइट्स बनाते हैं, काफ़ी केपेबल, टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट बनाते हैं। अब जब स्पेस सेक्टर रिफॉर्म हुआ जब 4 साल पहले, तो काफ़ी नए छोटे इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स इंडस्ट्रीज छोटे छोटे सैटेलाइट बने। छोटे मीन्स 20 से 30 kg, 100 kg के अंदर सैटेलाइट बनाने के चालू कर दिए हैं। तो अभी जब स्लोली, जब 1-2 साल और 5 साल के बाद में ये उनके जो इंडस्ट्री में स्टार्टअप ने जो बनाया सैटेलाइट, वो अच्छा काम करने लगेंगे स्पेस में, तो आई एम श्योर दे विल स्टार्ट मेकिंग बिगर सैटेलाइट्स ऑल्सो। सो फ्यूचर में जो पहले इसरो अलोन सैटेलाइट बनाते थे, अभी देर आर quite a number of companies in India, startup companies, who are started to build small satellites, I would say, micro satellites. That is what the demand is now. क्योंकि दुनिया भर में आप देखा जाए, सैटेलाइट जो बड़े बड़े साइज़ के थे, धीरे धीरे भी साइज़ उसका छोटा होने जा रहा है। सैटेलाइट की क्षमता बढ़ रही है, लेकिन उसका साइज़ और मास कम होते जा रहा है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो छोटे रॉकेट से उनको लॉन्च कर सकते हैं, जल्दी लॉन्च कर सकते हैं, और पैसा भी कम रहेगा अगर छोटे रॉकेट से लॉन्च करें। सो इस डायरेक्शन में एक्चुअली इंडियन स्पेस सेक्टर भी मूव हो रहा है। तो क्या एनसीएल भी बाहर जाके, जो भारत की अपनी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री हैं जिनको कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, करेक्ट, क्या उनसे आप बातचीत कर रहे हैं कि आपको ये सैटेलाइट बना के प्रक्षेपित करना चाहिए और इसको आप इसरो से बनवाइए और एनसीएल के थ्रू बनवाइए या लॉन्च करिए? क्या उस तरह की पहल भी करी आपने? जरूर। आई थिंक आपने सही कहा। जिस तरह हम एनसीएल खुद हमारे यूज़ के लिए बनाते हैं, हम ऑल्सो गवर्नमेंट यूज़र्स के लिए भी, गवर्नमेंट यूज़र जो है उनसे जाके बातचीत करके उनको किस तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाहिए, उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए, अगर उसको अर्थ ऑब्जर्वेशन का सैटेलाइट चाहिए तो किस तरह की कैपेबिलिटी है, तो उनसे ये रिक्वायरमेंट, हमारा मेन काम है कि गवर्नमेंट यूज़र से रिक्वायरमेंट जमा करना है,
उसके बाद में वो सैटेलाइट अगर बनाना है तो क्षमता कहाँ पर है, अगर इसरो में है कि वेदर इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री बोले तो नए स्टार्टअप में, तो जहाँ क्षमता अगर बड़े सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट है तो हम इसरो से बातचीत करके उन्हें बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं। और अगर क्षमता इंडस्ट्री में है छोटे सैटेलाइट, उसकी मच कॉम्प्लेक्स और मे बी माइक्रो सैटेलाइट, तो हम इंडस्ट्री से भी बात करके उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि ताकि वो सैटेलाइट बना के हमारे थ्रू गवर्नमेंट को दिया जाए। सो इस तरह से हाल में एक शानदार माइक्रोसैट लॉन्च हुआ है, उसको कैसे मार्केट करेंगे आप? शायद माइक्रो सैटेलाइट जो आप जो बात कर रहे हैं SSLV D3 में, राइट है, तो उसी तरह के मैं देख रहा हूँ, ये तो इसरो बनाया हुआ सैटेलाइट है। इसी तरह आप देख रहे हैं काफ़ी इंडिया में आई वुड से 4 से 5 कंपनीज है जो माइक्रो सैटेलाइट बनाने की क्षमता रखते हैं। तो उनका प्रॉब्लम अभी क्या है कि अभी तक उनका एक दो सैटेलाइट बने हैं, बट इतने सैटेलाइट बन के उड़े नहीं है। सो सैटेलाइट जब स्पेस में जाके वो जो काम करते हैं उनका परफॉर्मेंस देख के उसके बाद ओनली दे विल बी एबल टू मेक मोर सैटेलाइट फॉर द गवर्नमेंट यूजर्स ऑल्सो, बट वी आर वेरी मच एनकरेजिंग दैट पर्टिकुलर स्टेप टुवर्ड्स दैट। और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हमारा छोटा रॉकेट है, उसकी तरफ क्या पहल है कमर्शलाइजेशन के लिए? उसके 3 प्रक्षेपण हुए हैं अभी तक। करेक्ट, एक्चुअली जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV जो था इसरो ने जो बनाया था, वो एक्चुअली देखा जाए उसका यूसेज अगर देखा जाए इसरो के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। वो इट वाज बेसिकली डिज़ाइन किया था कि कमर्शियल मार्केट को कैसे सपोर्ट किया जाए। उस क्षमता से 3 रॉकेट बनाए गए। अभी उसकी एनसीएल की जिम्मेदारी है उसको आगे उस रॉकेट्स को कैसा मोर मैन्युफैक्चर करें। और आपने सुना होगा कि इसकी टेक्नोलॉजी भी देने वाले हैं इंडस्ट्री को, आई थिंक विच अगेन विल बी selecting the industry who can make this rocket, but until such time एनसीएल वो रॉकेट को बना के अगर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने की, उसके लिए एनसीएल बना के यूज़ करेंगे। ये तो हुई रॉकेट की बात, लेकिन आपके पास और भी काम है, और जो काम है जो कि आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उसमें क्या है एनसीएल का स्कोप? अच्छा, जैसे हमने आपको बताया कि भाई सैटेलाइट बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट कॉमन मैन के लिए क्या चल रहा है? कॉमन मैन के लिए जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट NSIL ने लिया है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से। उसमें क्या है, जो मछुआरे जो रहते हैं जब अपने छोटे छोटे बोट में मछली पकड़ने जब जाते हैं तो उनको लैंड में जो ज़मीन में उनके जो रिश्तेदारों से और उनके घर वालों से बात करने की जब क्षमता रहती है तो उनको कोई कम्युनिकेशन रहता नहीं है। तो इसके लिए हमने एक MSS टर्मिनल्स करके, MSS है मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज ट्रांसपॉन्डर, एक छोटा सा यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की क्षमता रखता है। उसके थ्रू लैंड में कम्युनिकेशन होके वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को मैसेज दे सकते हैं कि भाई वहाँ कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं करके। उसमें और एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये जब मछुआरों को में जब फिट करते हैं MSS टर्मिनल्स, उनको अगर कोई एरिया वगैरह क्रॉस करते हैं, उनको आपने सुना है काफी बार इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, तो उनको थोड़ा दूसरे की जमीन में चले जाते क्योंकि जब वो समुद्र में रहते हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं रहता है कितने दूर जा रहे हैं, कितना है। करेक्ट, तो उसके हिसाब से उनको वार्निंग्स मिलेंगे। उसी तरह मछुआरों को अगर कोई जगह पर अच्छा फिशरीज जो मछली काफ़ी रहने की जहाँ पर कैपेसिटी और उम्मीद रहती है, तो उनको डायरेक्ट कराएंगे कि यहाँ जाएंगे तो आपको मछली अगर ज़्यादा मिलेंगी। इस तरह के काफ़ी एप्लीकेशंस है। एक नया प्रोजेक्ट हमने 1 लाख टर्मिनल्स पूरा कोस्टल स्टेट में 9 कोस्टल स्टेट्स और आइलैंड्स में फिट करने का प्रोजेक्ट चालू किया है। अब तक हमने ऑलमोस्ट 4000 यूनिट्स फिट कर दिए हैं। रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में ऑल्सो भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसके बाद ऑलमोस्ट 4000 टर्मिनल फिट किए और आने वाले 4 से 6 महीने में ऑलमोस्ट 1 लाख टर्मिनल हम पूरे फिशरमैन कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया में फिट कर देंगे, जो मछुआरों को काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ये तो हुई बड़े सैटेलाइट, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की बात, लेकिन हाल में हमने देखा है क्या स्टार्टअप का जो सेक्टर है उसमें छोटी छोटी कंपनियां जो हैं, लॉट ऑफ यंगस्टर्स have jumped in and are putting the energy and time. ये स्टार्टअप सेक्टर से आपको क्या उम्मीद है? अब अगर देखा जाए स्टार्टअप का कहाँ से उनको इस तरह का एक आई वुड से एनकरेजमेंट मिला कि भाई ये काम करना है। सो इफ़ यू लुक एट द ग्लोबल मार्केट, जब कंसल्टिंग फर्म्स प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई अगले 10 साल में किस तरह की एरिया में काम करें तो आपको अच्छा बिजनेस कर सके, आपको अच्छा धंधा, अच्छा फ़ायदा मिले, तो 2 मेजर एरियाज इंडिया में स्टार्टअप्स ने चालू किया है। एक तो रॉकेट बनाना है, छोटा रॉकेट, 2-3 कंपनियां हैं जो रॉकेट, स्काई रूट, अग्निकुल वगैरह, जो उन्होंने छोटे रॉकेट्स बनाए हैं। 1-2 टेस्ट लॉन्चेस भी किए उन्होंने सब ऑर्बिटल,
और दूसरा एरिया जो चल रहा है, आप देख रहे हैं कि छोटे सैटेलाइट जो माइक्रो सैटेलाइट है, एटलीस्ट 5-6 कंपनीज इंडिया में जो नए बने हैं, दे हैव डन सम बिजनेस, सो दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग द माइक्रो सैटेलाइट, सो दे सी लॉट ऑफ पोटेंशियल। इसका काफ़ी उसकी बिजनेस की काफ़ी क्षमता रखती है कि बना के अगर वो गवर्नमेंट यूज़र को दे और विदेशी यूज़र्स को भी बेच सकते हैं साइनो। so ये दो मेजर एरिया स्टार्टअप आई फाइंड इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एरिया फॉर देम टू नॉट ओनली इन्वेस्ट बट ऑल्सो डू द कमर्शियल मार्केटिंग ऑफ दिस। ये हार्डवेयर वाली बात हुई, ज्यादा पैसा तो डाउन स्ट्रीम में है, Correct. एप्लीकेशन में है। Correct. वहां पे भी कुछ स्टार्टअप हैं जो कि एक बड़ा नए नए तरीके के काम कर रहे हैं, एग्री फाइनेंसिंग हो, अर्थ इमेजिंग का हो, उसमें क्या है? करेक्ट। एक्चुअली इफ यू मोस्ट ऑफ द क्या होता है, जब स्टार्टअप जब चालू करते हैं टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग रहता है, इसलिए वो रॉकेट बनाने में, सैटेलाइट बनाने में चल जाते हैं। बट आपने सही कहा, जहाँ तक जो पैसा जो बिजनेस में जो फ़ायदा जो रहता है डाउन स्ट्रीम में काफ़ी रहता है, तो उसका जो सैटेलाइट की इमेजरी हो या कम्युनिकेशन सैटेलाइट की सर्विसेज हो, उसको इंश्योरेंस मार्केट में और मे बी रिसोर्स टाउन प्लानिंग में काफ़ी एप्लीकेशन एरिया है। ई कॉमर्स, इंश्योरेंस मार्केट, डिजास्टर में काफ़ी एप्लीकेशन एरिया है। बट काफ़ी कंपनीज स्टार्टअप जो है भारत में है, इस एरिया में काम कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आई थिंक दे विल आल्सो बी मेकिंग गुड बिजनेस इन दिस डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन एरिया। तो आने वाले टाइम में स्पेस टेक्नोलॉजी और कमर्शियल स्पेस बुलंदी पर रहेगा, पक्का बुलंदी पर रहेगा। और भारत सरकार की जो एनकरेजमेंट जो मिलती है स्पेस सेक्टर के लिए, स्पेशली स्पेस सेक्टर ओपन रिफॉर्म कर दिया है, उसके बाद में दी स्टार्टअप्स का जो ग्रोथ हो रहा है, NSIL का जो ग्रोथ हो रहा है, एंड लॉट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, FDI स्कीम्स आर कमिंग अप, देयर इज काफ़ी एनकरेजमेंट है कि भाई इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं भारत में स्पेस एक्टिविटीज़ में, उनको काफ़ी एनकरेजमेंट है। और आई एम वेरी श्योर आने वाले सालों में इंडियन स्पेस सेक्टर विल गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड कंट्रीब्यूट हेवीली टू द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए राधाकृष्णन टी साहब। आपने बताया किस तरह से भारत का स्पेस सेक्टर आने वाले टाइम पे और बुलंदी पे जाएगा। हमें उम्मीद है आपसे, और भारत को भी बहुत उम्मीद है आपसे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पल्लव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो ये थे राधाकृष्णन डी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एक ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो जो पैसा कमा रही है, पैसा गंवा नहीं रही है। आने वाले टाइम में विकसित भारत बनने में स्पेस टेक्नोलॉजी से बहुत उम्मीद है भारत को। और राधाकृष्णन साहब बताते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर से, बंगलुरु से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।